एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए 30 कदम 2.0 सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम लोग आपके जो भी सब्जेक्ट है उसको 30 टॉपिक में डिवाइड कर देंगे और हर एक टॉपिक से 30-30 एमसीक्यू का सेट आपके लिए लेकर आएंगे। इस तरीके से अगर आप पूरी सीरीज को देखते हैं हर एक सब्जेक्ट के, आपके पास में 900 एमसीक्यू का एक पूरा सेट तैयार हो जाएगा, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम सामने है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितनी भी पढ़ाई करते हैं और आपने रिवीजन नहीं किया है तो वो पढ़ाई आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी। तो ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करने से प्रैक्टिस तो होगी, साथ ही आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी आती जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे भी बातें करेंगे। तो इस तरीके से ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बनी रहिए हमारी इस सीरीज में। मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस सब्जेक्ट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, इन सारे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हम एक एक करके सारे टॉपिक को डील कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का न्यूट्रिशन टॉपिक। आपने अगर न्यूट्रिशन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है इससे रिलेटेड, अगर आप इस पूरे 30 एमसीक्यू को देखते हैं तो इस पूरे वीडियो से आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड। मतलब कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है एसिमिलेशन स्वांगीकरण, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण और डाइजेशन यानी पाचन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा डाइजेशन, ऑप्शन डी। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं जैसे एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इंजेशन, ये क्या होते हैं? जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है आपका, ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 5 स्टेप्स में। ओवरऑल अगर डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें तो 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका इंजेशन। ठीक है, इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। जब आप भोजन को क्या करते हैं, उसका निवाला तोड़ते हैं और उसको अपने मुंह के अंदर आप जब डालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंजेशन। इसके बाद होता है आपका क्या? डाइजेशन, पाचन। आप मुंह में लार की सहायता से उसको चबाते हैं तो लार में मौजूद एंजाइम उसको क्या करने लगते हैं? पचाने लगते हैं। फिर आपके वो स्टमक में जाता है, अमाशय में जाकर उसके अंदर मौजूद एंजाइम उसको पचाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को, छोटी आंत तक होने वाली जो डाइजेशन की प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के पश्चात क्या होता है आपका? एब्जॉर्प्शन। उनमें मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनका क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अवशोषण के पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एसिमिलेशन। उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करना? उपयोग करना, अपने शरीर के ग्रोथ के लिए उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है जिसको कहते हैं इजेशन। इजेशन जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं उत्सर्जन, यानी कि जो अपचित पदार्थ होता है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स, आपके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं फूड के, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आ जाएगा डाइजेशन। बट आपको बाकी सारे प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। यहां पर एजर्शन दिया हुआ है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। रीजन दिया हुआ है, दे आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हम जो भी भोजन खाते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम ही उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिससे वो हमारे शरीर में पाचन में क्या करता है? आसानी देता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। तो पहला हमको एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर बोल रहा है दे आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि अकार्बनिक अणु होते हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ टाइप के प्रोटीन होते हैं
प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो रीजन है इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। हमको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले, एजर्शन रीजन वाले, सही मिलान करने वाले और साथ ही साथ नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। पेप्सिन एक्ट इन द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक, ट्रिप्सिन एक्ट इन द एल्कलाइन मीडियम ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी कि यहां पर ये कह रहा है जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि हमारे जठर ग्रंथियों से निकलता है, पेप्सिन एंजाइम किसको तोड़ता है भाई, प्रोटीन को तोड़ता है ये, ठीक है। और ये पेप्सिन एंजाइम निकलता कहाँ है, हमारे स्टमक यानी कि अमाशय के जठर ग्रंथियों से, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वहां से। तो ये कह रहा है कि अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो हमारे खाने में मौजूद बैक्टीरिया को ना सिर्फ खत्म करता है बल्कि हमारे अमाशय के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी कि भोजन की प्रकृति को अम्लीय कर देता है। और ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब भी भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है तभी हमारे पेट के अंदर मौजूद जो जठर ग्रंथियां हैं उनमें से पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होता है। और यही पेप्सिन एंजाइम किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये किस माध्यम में काम करता है, अम्लीय माध्यम में। तो बिल्कुल सही होगा हमारा स्टेटमेंट 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट 2। ट्रिप्सिन आंत के क्षारीय माध्यम में काम करता है। अब ये ट्रिप्सिन कहाँ होता है, तो ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम, ये आपके निकलता है पैंक्रियास से, पैंक्रियाटिक जूस है एक टाइप का ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन भी क्या तोड़ता है, प्रोटीन को ही ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम होना जरूरी है, वैसे ही ट्रिप्सिन को एक्टिव करने के लिए क्षारीय माध्यम होना जरूरी होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे याद रखिएगा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, इन इन आ रहा है दोनों में, और दोनों ही किसको ब्रेक करते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन में भी इन आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए दो एंजाइम, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, ठीक है। इस तरीके से आप बना के याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। Which of the following organs does not secrete digestive enzyme, यानी कि इनमें से कौन सा अंग पाचक एंजाइमों को स्रावित नहीं करता है, ये आपको बताना है। लीवर, स्टमक, पैंक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखते हैं स्टमक में हमने देखा जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। और आपके तो ये तो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, ये नहीं होगा आंसर। पैंक्रियास अभी हमने पढ़ा ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, तो ट्रिप्सिन सिक्रीट कर रहा है मतलब ये भी नहीं होगा आंसर, एंजाइम है ये भी। यहाँ पे तो बोल रहा है एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, डज नॉट, नहीं करता, ठीक है। तो नहीं करता, तो ये दोनों तो कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, है ना, एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ टाइप के एंजाइम होते हैं, जैसे कि आपके लैक्टिक वगैरह एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। लैक्टेस एंजाइम वगैरह जो होता है वो मिल्क को पचाने में सहायता प्रदान करता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। अब आप कहेंगे कि लीवर में तो बाइल जूस सीक्रेट होता है, पढ़ा है आप सबने बचपन में, जिसे आप कहते हैं पित्त रस, है ना। लेकिन ये जो बाइल जूस है ये एक टाइप का लिक्विड है जो कि पचाने के लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये वसा का पाइसीकरण करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। बट ये एक टाइप का एंजाइम नहीं है बच्चों, है ना। बाइल जूस एक टाइप का एंजाइम नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान सवाल था, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किया है सारे सवाल आपके लिए बिल्कुल खेल की तरह है ना। और कॉन्सेप्ट पर भी हम बात कर ही रहे। चलिए मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1
एंड कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में क्या क्या है, अमाइलेज दिया हुआ है, पेप्सिन और लाइपेज। अब हमको मिलाना है कॉलम 2 से कौन किसको डाइजेस्ट करता है। तो अमाइलेज एक टाइप का एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, फिर पेप्सिन, तो इन है तो प्रोटीन, इन है तो प्रोटीन, याद कराया था मैंने। तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को, पेप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन। फिर लाइपेज, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट। देखो ऐसे याद रख सकते हो, लाइपेज, लाइपेज में क्या है, एल ऑयल, लाइपेज एक जैसा लग रहा है, तो ऑयल ही क्या है, फैट है, तो लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को। तो यहां पर देख लेते हैं, अमाइलेज ए का 3, बी का 2 और सी का 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं एजर्शन रीजन वाले सवाल की ओर। बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। अभी हमने देखा बाइल जो सीक्रेट कहां से होता है, लीवर से। स्टोर कहां होता है, मतलब कि स्त्रावित होता है लीवर से, लेकिन संग्रहित कहां होता है, बाइल कहां पर, गॉल ब्लैडर में, है ना। और बाइल डक्ट, पित्त नलिकाएं, इनके माध्यम से ये हमारे भोजन में मिल जाता है। ठीक है, तो बाइल जूस जो है ये एसेंशियल है, जरूरी है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ फैट। फैट यानी कि वसा के पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों, देखिए आप लोग अगर तेल लेते हैं और उसको पानी के ग्लास में डाल देते हैं, तो आप देखते हैं कि तेल जो है वो ऊपर तैरने लगता है, क्या वो पानी में घुल जाता है, नहीं। तो इसी तरीके से आप जो भी फैट लेते हैं यानी कि वसा लेते हैं अपने भोजन के माध्यम से, क्या वो आपके पेट में जो भी मौजूद लिक्विड है उनमें क्या अच्छे तरीके से घुल जाएंगे, नहीं घुलेंगे, तो उनको, उनके अणुओं को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो बाइल जूस होता है वो सबसे पहले क्या करता है, पाइसीकरण करता है, इमल्सिफाई करता है, किसको, फैट को। उसके बाद ही फैट का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम की सहायता से किया जाता है। तो बहुत जरूरी है बाइल जूस किसके लिए, इमल्सिफाई करने के लिए फैट को। तो हमारा एजर्शन तो बिल्कुल सही है भाई, देखते हैं रीजन सही है या नहीं। बाइल एमल्सिफाइज फैट, ये तो सही बोल रहा है, एंड प्रोवाइड एंजाइम फॉर द ब्रेकडाउन, ये गलत कर दिया, यहाँ पर एंजाइम शब्द लाके गलत कर दिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बाइल एक एंजाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बाइल एक एंजाइम नहीं है। बाइल जूस फैट को तोड़ता जरूर है पर एक एंजाइम नहीं है, इसीलिए यहां पर एंजाइम शब्द लाके रीजन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ एजर्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला सवाल है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के पश्चात जो अंतिम उत्पाद है वो क्या मिलता है हमको। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और पेप्टाइड्स। तो क्या होगा आंसर, ग्लूकोज। जो कार्ब्स आप लेते हैं, जैसे रोटी, आपने रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी को खाया, रोटी को चबाया, तो रोटी जो है मान लो कोई स्टार्च के फॉर्म में है ना, C12, H22, O11 इस फॉर्म में है। इसका क्या किया जाता है, एंजाइम्स की सहायता से इसको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाएगा, और ब्रेक करने के बाद ये जो सिंपल फॉर्म हमको मिलता है इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, ग्लूकोज। तभी तो ऐसा होता है। अब ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल फॉर्म होता है जो कि इंस्टेंट आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी कोशिकाओं में, ठीक है, और डायरेक्ट ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए तो कभी कभी जब आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, चक्कर आते हैं, या गर्मियों में आपको बेहोशी जैसा फील होता है, तो तुरंत क्या दिया जाता है, पानी में घोल के ग्लूकोज पिलाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल फॉर्म होता है। जैसे कि आप ग्लूकोज का ग्लास मतलब ग्लूकोज का पानी पीते हैं, तुरंत वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे देता है, क्योंकि उसको एंजाइम्स की सहायता से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल फॉर्म है सबसे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड occurs mainly in the small intestine. Statement 2,
द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। पहला वाला क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है, बिल्कुल सही। भोजन का पाचन जो है वो स्टमक में होता है और इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन उसका अवशोषण कहाँ होता है, आपकी छोटी आंत में होता है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। हाँ, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर एक इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी कि उंगलियां जो होती है इसके आकार की एक आकृति, मतलब उसकी आकृति आपको दिखाई देती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि भोजन का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आपका रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रकार के विटामिन की जरूरत पड़ती है। यहां पर दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के एंड विटामिन डी। तो क्या हो जाएगा आंसर, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन के। विटामिन के किसमें किसमें होता है, विटामिन के आप जैसे टमाटर खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, ठीक है, इन सब। और एक विशेष प्रकार का शैवाल आता है उसमें भी विटामिन के होता है। बहुत सारे ऐसे विटामिन के रिच फूड होते हैं जो आप ले सकते हैं। ठीक है, विटामिन के की कमी से बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। अगर आपको चोट लग जाएगी, कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ब्लड जो है वो कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा। ठीक है, रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है। और रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन आपके लिवर में सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव नहीं होता है ये, बट जैसे ही विटामिन के इसको मिलता है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और आपके ब्लड में थ्रोम्बिन बनाता है, और ये थ्रोम्बिन आपके ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी, विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विटामिन ए, B12 और विटामिन डी ये भी बहुत जरूरी है। विटामिन B12 बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपकी याददाश्त को तेज करता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो आप चीजों को भूलने लगेंगे, आपको भ्रम की स्थिति हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से आपके स्किन जो है वो बहुत रूखे हो जाएंगे। इसके अलावा आंखें जो है वो कमजोर हो जाएगी। विटामिन डी की कमी से आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएगी। बोलते हैं ना सुबह सुबह धूप दिखाओ अपने शरीर को, क्यों, क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये बाकी को भी हमको देखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग अगेन। पहला दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड, और इधर दिया हुआ है, मतलब कि पहले वाले में ग्लैंड दिए हुए, ग्रंथियां दी हुई है, दूसरे में उनसे क्या सीक्रेट होता है यानी क्या स्रावित होता है वो दिया हुआ है। हमको दोनों को मिलाना है। तो पहला दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड, नाम से समझ में आ रहा है, सैलिवरी से सलाइवा यानी कि लार ग्रंथियों से लार। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से अभी हमने पढ़ा था क्या निकलता है, पेप्सिन, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, स्टमक के अंदर, है ना, आपके आमाशय के अंदर। फिर पैंक्रियास से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन जो कि क्या है, एक टाइप का पैंक्रियाटिक जूस है। और कौन कौन से पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से निकलते हैं, ट्रिप्सिन, इसके अलावा लाइपेज एंड अमाइलेज। ये 3 पैंक्रियाटिक जूस आपके पैंक्रियास से निकलते हैं। लीवर से बाइल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए का 2। ए का 2 हमको 2 में दिखाई दे रहा है, यानी कि बी और डी तो होंगे ही नहीं, या तो फिर ए होगा या सी होगा। फिर देखते हैं बी का क्या हो जाएगा, 1। तो बी का 1 सिर्फ ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सी का 3, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर छोटा सा भी क्लू मिलता है तो आप अपने आंसर को एलिमिनेट करके बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस ये तो एंजाइम कंटेन करता है, मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आपका पाचक एंजाइम है जो कि क्या है, डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो एंजाइम नहीं है ना। कौन सा ऐसा पाचक जूस है जो कि एंजाइम नहीं है लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो पैंक्रियाटिक जूस तो एंजाइम है भाई, तो ये आंसर नहीं होगा। सलाइवा में भी एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है,
ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंटेस्टाइनल जूस, इसमें भी एंजाइम होता है, मैंने अभी बताया है ना, लैक्टेज एंजाइम, जो कि आपके मिल्क में जो शुगर होता है लैक्टोज, उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाइल। अभी हमने 2-3 बार बाइल जूस के बारे में पढ़ा है। तो बाइल क्या है? एक टाइप का बाइल जूस पितरस, फैट के लिए, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये एंजाइम नहीं है। बार बार याद रखना है आपको, एंजाइम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये सेम है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज, यानी कि अपचित भोजन से जल के अवशोषण जो है उसके लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? पेट में? नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में? नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में आपके भोजन में आपने जो जल है, जल की मात्रा है, उसका अवशोषण आपके कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है। एक साइड आपको विटामिन दिए हुए हैं और दूसरी साइड डेफिशिएंसी डिसीज दिए हुए हैं, यानी कि एक तरफ विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए, यानी कि जिसमें गाजर में विटामिन ए होता है, पपीते में विटामिन ए होता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना घरों में कि गाजर खाइए, गाजर से क्या होता है? आंखों की रोशनी तेज होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से, बी है तो बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, तो बी1 इज बेरी बेरी, है ना। विटामिन सी स्कर्वी, सी स्कर्वी से ऐसा हो रहा है तो सी स्कर्वी ऐसे याद रखना। विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। अब देखते हैं ए का 4 कहाँ है। तो बी और सी तो नहीं होगा क्योंकि ए का 4 वाला है ही नहीं, दोनों में है, तो या तो फिर ए होगा या डी होगा। अब देखते हैं बी1, बी1 का 2, बी का 2, तो इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से एलिमिनेट करके आप बहुत आसानी से अपने सवाल बना सकते हैं। अगर मैच द फॉलोइंग में आपको कोई एक या दो याद है तो 2 याद होगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम विद डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कैसीन इन इन्फेंटिस, मतलब कि शिशुओं में दूध प्रोटीन जो होता है जिसे आप कैसीन कहते हैं, उसको पचाने वाला एंजाइम क्या है, ये पूछा जा रहा है। शिशुओं में याद रखना है, तो शिशुओं में क्या होता है? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम शिशुओं में सिक्रीट होता है, जो कि क्या करता है? दूध को पचाने में सहायक होता है। देखते हैं ना, बच्चे तो होते हैं वो दूध ही पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं और आसानी से पच जाता है। ठीक है, क्यों होता है? अगर आप सोचिए, आप दिन भर अगर इतना ज्यादा दूध पिए तो आपका शरीर क्या उसको पचा पाएगा? गैस वगैरह इन सब की परेशानी आपको होने लगती है। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चों में रेनिन एंजाइम होता है जो कि दूध में मौजूद प्रोटीन यानी कि कैसीन को पचाने में सहायक होता है। बड़ों में क्या होता है? जैसे बच्चे 2 साल के होने लगते हैं या उससे थोड़े बढ़ने लगते हैं, बच्चों में रेनिन जो है वो एंजाइम सिक्रीट होना बंद होता है, लैक्टेज जो है वो कम होने लगता है। अब ये जो लैक्टेज कम हो जाएगा छोटी आंत में, तो वो क्या करेगा? दूध में मौजूद जो लैक्टोज शुगर है उसको क्या नहीं कर पाएगा? ग्लूकोज में बदल नहीं पाता। इसीलिए आप लोगों ने ये एक नया शब्द सुना होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं? जो लैक्टोज शुगर है उसको पचाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना, कई लोगों को डॉक्टर ने दूध मना किया हुआ है, दूध की सामग्री मना की हुई, वो इसी वजह से, क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आपके बॉडी में लैक्टेज एंजाइम जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम रेनिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जीव जो है वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है? 2 प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी और परपोषी, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी यानी कि स्व यानी कि खुद, पोषी यानी कि पोषण, जो अपना पोषण खुद कर लेते हैं। तो क्या अमीबा खुद का पोषण खुद कर लेगा? नहीं करेगा। ठीक है, पैरामीशियम नहीं कर पाएगा, ये तो खुद दूसरी जगह से भोजन लेते हैं फिर उसको पचाते हैं, ये नहीं होते। ग्रीन प्लांट बिल्कुल सही, ये भाई क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और क्या करते हैं? अपने लिए भोजन खुद बनाते हैं, ग्लूकोज खुद बनाते हैं। हम मनुष्य भोजन बनाते नहीं है, हम भोजन पकाते हैं। ठीक है, भोजन बनाते कौन है? ग्रीन प्लांट। तो आज के बाद भोजन बनाना नहीं कहिएगा, भोजन पकाना कहिएगा।
चलिए, फंजाई भी नहीं होंगे, आंसर होगा ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एजर्शन कहता है फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग में होता है। बिल्कुल सही है भाई, इतने दिन तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हरे भाग में ही फोटोसिंथेसिस होता है। रीजन कहता है ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल कैन ट्रैप सोलर एनर्जी। बिल्कुल सही, क्लोरोफिल जो होता है सिर्फ वही क्या कर सकता है, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारा एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है। इसीलिए तो क्लोरोफिल में ही क्या होता है, सूर्य का अवशोषण होता है और वही फिर उसमें आगे के प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, पौधों को ग्लूकोज प्राप्त होगा और पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बना है, ऑक्सीजन भी बनता है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत आसान सवाल है ये, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आपको फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन याद रखना होगा, ये 6CO2 और 6H2O बनता है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन रिच सॉइल, यानी कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जैसे पिचर प्लांट, जिसे आप घटपर्णी कहते हैं, वो क्या होते हैं, उनके मुंह ऐसे खुले होते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई कीड़ा अंदर प्रवेश करता है अपना मुंह वो बंद कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, कीड़े खाने वाले पौधे होते हैं, कीट भक्षी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, इंसेक्टिवोरस। तो ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में उगते हैं, नहीं, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, दे ट्रैप इंसेक्ट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़ों को क्या करते हैं, अपनी ओर ट्रैप करते हैं, है ना, ट्रैप करना या फंसा लेते हैं। इस तरीके से मुंह खोल के बैठते हैं, कीड़ों को लगता है कि कोई खोखला जगह है, अंदर चले जाते हैं और ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तो ये कीड़ों को क्या करते हैं, फंसाते हैं, किस चीज के लिए, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, हमने अभी पढ़ा, हेटेरोट्रॉफिक होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी और अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी कि परपोषी पोषण में भी अलग अलग प्रकार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि सहजीविता, सिम्बायोटिक जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा होलोजोइक, होलोजोइक क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। होलोजोइक कौन होते हैं, ये हम ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिम्बायोटिक नेचर, आपने लाइकेन्स का नाम सुना होगा, ये सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किन में होता है, ये पूछा जा रहा है सवाल, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ, मरे हुए पदार्थ को खाकर अपने जीवन का क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। ठीक है, पिचर प्लांट नहीं है भाई, ये तो कीड़ों को खाते हैं। पिचर प्लांट यानी कि घटपर्णी कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, सड़े गले को थोड़ी ना खा रहे हैं। वाटर हाइसिन, ये भी सड़े गले को नहीं खा रहे हैं। ठीक है, राइजोपस, राइजोपस बिल्कुल सही जवाब है, लॉरेंथिस भी नहीं होगा, राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड को बहुत दिन तक आप रख दीजिए, धीरे 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 ब्रेड पे आपको ग्रीन कलर के कुछ फफूंद जैसे दिखाई देने लगेगा, वही है राइजोपस। ठीक है, ब्रेड जैसे जैसे सड़ने लगता है, ये क्या होने लगते हैं, उसको खाने लगते हैं। तो सड़े गले पदार्थ से ये क्या करते हैं, अपना जीवन का गुजारा करते हैं। बैक्टीरिया, ये सब फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, सेप्रोफाइटिक की कैटेगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। यहाँ पर प्लांट दिए हुए, पौधों के प्रकार, और यहाँ पर उनके न्यूट्रिशन के प्रकार दिए हुए कि उनमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो यहाँ पर पौधे दिए हुए हैं कैस्केटा, ये जिसे आप अमरबेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है राइजोपस और पिचर प्लांट। तो राइजोपस के विषय में हमने अभी चर्चा की। राइजोपस क्या होता है भाई, सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी। कैस्केटा क्या होता है,
ये होता है आपका कैस्केटा पैरासाइटिक, ठीक है। और पिचर प्लांट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस, यानी कि ये कीड़ों को खाता है। और कैस्केटा पैरासाइटिक यानी कि परजीवी, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जो अमरबेल होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो अमरबेल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो इसका खाना कैसे बनेगा, तो ये क्या करता है, आपने देखा होगा अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों के ऊपर क्या होता है, लिपटा रहता है। और वो क्या करता है, लिपटे हुए पौधों से उनके जाइलम और फ्लोयम में क्या करता है, होल करता है उनके छेद तने में, और वहां छेद से ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, उनको खींच लेता है। तो ये क्या है, परजीवी, दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिलान किया ए का 2। अब देख लीजिए ए का 2 कहाँ आ रहा है, तो बी और सी तो नहीं होगा, ए का 2 ए और डी में आ रहा है, तो ए होगा या डी। फिर राइजोपस इज थर्ड, बी इज थर्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, पानी में, जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी एंड सी एंड विटामिन के। आंसर होगा विटामिन बी एंड सी। इसको ऐसे याद रखना, बी डब्ल्यू सी, ठीक है, बी डब्ल्यू सी है ना, बी डब्ल्यू सी याद रखना, यानी कि बी और सी दोनों ही क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी सारे के सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के सभी फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल सिर्फ क्या है, बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर से आया हमारे पास। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में जो विलाई होते हैं वो क्या होते हैं, उंगलियों के आकार की कुछ यहाँ पर आकृति हमको देखने को मिलती है, उभार होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहाँ पर कुछ ऐसे फिंगर जैसी, उंगलियों की जैसी आकृति, उभार हमको देखने को मिलती है, जिसे हम विलाई कहते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, दूसरा भी सही है, बोथ आर करेक्ट है ना। अभी तो हमने कहा कि भोजन के पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा ये आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ना। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी किस में होता है, नींबू में, संतरा में, आंवला में, जितने भी खट्टे प्रकार के फल हैं उन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, ये तो विटामिन ए है भाई, रिकेट्स विटामिन डी है भाई, बेरी विटामिन B1 है, तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग होता है जिसमें क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, दर्द होता है उसमें, ये जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। Which enzyme is secreted in an inactive form by the pancreas? इसके कहने का मतलब कि अग्नाशय के द्वारा कौन सा एंजाइम निष्क्रिय रूप से निकलता है, कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन। अब निष्क्रिय रूप से क्यों कहा जा रहा है, ये निष्क्रिय होते हैं जैसे ही इनको क्षारी माध्यम मिलता है आपके भोजन में। जो क्षारी माध्यम कौन प्रदान करता है, बाइल जूस। बाइल जूस आपके भोजन को एल्कलाइन मीडियम देता है और HCl आपके भोजन को एसिडिक मीडियम देता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम देता है ना। तो एल्कलाइन मीडियम जैसे, यानी कि क्षारी माध्यम जैसे मिलता है ये एक्टिव हो जाता है, लेकिन पहले ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है, निष्क्रिय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में, कथन और कारण। पैंक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन इन नेचर, क्या पैंक्रियाटिक जूस क्षारी प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन रीजन दिया हुआ है, इट न्यूट्रलाइज एसिटिक काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक, बिल्कुल सही, क्षारी प्रकृति के होते हैं, इनको क्षारी माध्यम चाहिए होता है। फिर ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो एसिटिक, हमारे अमाशय में जो भोजन अम्लीय हो चुका है उसको ये क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, क्योंकि भाई भोजन अम्लीय है अमाशय में, ये क्षारी है, अम्ल और क्षार मिले उदासीन हो गए, तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। आयरन नहीं, कॉपर नहीं, जिंक नहीं, क्या होता है,
मॉलिब्लिडेनम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों में होता है। तो मॉलिब्लिडेनम पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा तभी पौधे क्या हो, नाइट्रोजन पौधों के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, इसलिए मॉलिब्लिडेनम तत्व बहुत ज्यादा आवश्यक है पौधों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला स्टेटमेंट है सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम टाइलिन। बिल्कुल सही। आपके जो सलाइवा है जो कि कहां से निकलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इस 3 प्रकार के आपके सैलिवरी ग्लैंड आपके मुख के अंदर पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। कान के नीचे वाले भाग पर पैरोटिड, सब मैंडिबुलर आपके जबड़ों के नीचे, और जीभ के नीचे पाए जाते हैं सबलिंगुअल। और यहां से क्या निकलते हैं, लार निकलते हैं जैसे ही आप भोजन चबाते हैं। और लार में मौजूद होते हैं कौन से, टाइलिन एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा क्या करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है टाइलिन डाइजेस्टेड प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। गलत जवाब। प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करते, ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च को। और स्टार्च को किस में बदल देते हैं, ये माल्टोज में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तभी तो क्या होता है आपका, जो आप जैसे रोटी खाते हैं ना, तो जब उसको बहुत ज्यादा देर तक आप चबाने लगते हैं तो वो थोड़ा सा मीठा सा लगने लगता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, रोटी को सिर्फ खाइएगा, सब्जी मत लीजिएगा, सिर्फ रोटी खाइएगा, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा जब उसको चबा लेंगे ना, एकदम नरम कर लेंगे, तो वो हल्की मिठास आपको फील होगी। वो क्यों होता है, क्योंकि स्टार्च फॉर्म में आपने रोटी को लिया है और वो धीरे से माल्टोज में बदल गया है। तो माल्टोज में बदलने की वजह से आपको क्या होता है, मिठास फील होती है। हमको ऐसा लगता है कि डाइजेशन सिर्फ हमारे पेट के अंदर अमाशय में होता है, ऐसा नहीं है। डाइजेशन शुरू हो जाता है आपके मुख से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एजर्शन और रीजन वाला। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, जिसे आप क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर आपके बड़ी आंत और आपके कहां तक, रेक्टम जो पार्ट है जहां से अपचित भोजन निकलता है, वहां तक जो नली होती है, उस पूरी नली को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और इस पूरे आहार नाल में सबसे बड़ा जो भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है, कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, क्योंकि आपके जितने भोजन में जो पोषक तत्व हैं उसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट है, बिल्कुल सही है, एजर्शन सही है। रीजन में आ जाते हैं, इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने यही बताया है ना कि ये सबसे मुख्य जगह है जहां पर आपके पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ आर करेक्ट। चलिए अगला सवाल है, अगेन एजर्शन एंड रीजन। द स्टमक वॉल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन एसिड बाय म्यूकस। ठीक है, बिल्कुल सही। आपके जो स्टमक होते हैं, जो आपका अमाशय होता है, ठीक है, यहां पर क्या क्या पाया जाता है, HCl और साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूस। जहां से निकलता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है क्या, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन निकलता है यहां से। तो HCl एसिड होता है आपके अमाशय के अंदर, लेकिन फिर भी आपके अमाशय को कोई हार्म नहीं होता। क्यों, क्योंकि अमाशय की दीवारों पर क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, आपके स्टमक को। एजर्शन सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl न्यूट्रलाइज द म्यूकस टू अवॉइड डाइजेशन ऑफ द स्टमक वॉल। ये न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, म्यूकस का काम होता है सिर्फ आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं एसिड को। एसिड वैसा का वैसा बना रहता है, तभी तो वो आपके भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है ना। तो रीजन इसका गलत हो जाएगा। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अंतिम सवाल है आपके लिए। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, HCl इन स्टमक एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। देखिए पेप्सिन ये जो होता है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। ये एक्टिव कब होता है, ये एक्टिव तब होता है जब आपका जो फूड होता है, यानी जो भोजन होता है, इसका नेचर कैसा हो जाए, एसिडिक हो जाए। और एसिडिक नेचर कैसे होगा, जब HCl मिलेगा। तो HCl ही आपके स्टमक के अंदर एक्टिव करता है किसको, पेप्सिन को। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, HCl प्रोवाइड एल्केलाइन मीडियम फॉर डाइजेशन।
क्या HCl एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है? नहीं, HCl तो खुद एक एसिड है अपने आप में, तो ये कैसा माध्यम देगा? एसिडिक माध्यम देगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि न्यूट्रिशन के लिए मुझे लगता है कि हमने सारे ही जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे विटामिन वगैरह से रिलेटेड, डिसीजेस से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड, हमने सारे कवर कर लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए 30 क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ इस सीरीज में आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।